हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 27। निमेश एक बड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुका। उसने अनामिका को उतरने का इशारा किया। वो भी उसके पीछे पीछे आई। अंदर एक लेडी डॉक्टर से वो काफ़ी देर तक गुफ्तगू करता रहा। अनामिका दूर खड़ी रही। उसे ये इन सब से कोफ्त होने लगी। आखिर इतनी देर से दोनों क्या बातें कर रहे हैं। काफ़ी देर बाद एक नर्स उसके पास आई और उसे अंदर चलने को कहा। मैडम, आप अंदर चलिए, वहीं सारे चेकअप होंगे। निमेश उसी की तरफ लौट के आ रहा था। वो अंदर चली गई। डॉक्टर के सामने उसने अपनी फाइल रखी। डॉक्टर ने उसे उलट पलट कर देखा। सब कुछ क्लियर है, बट सर ने कुछ नए चेकअप के लिए भी कहा है, तो वो आज ही हो जाएंगे। कौन सा चेकअप है? आई थिंक सब तो हो चुका है और बच्चा भी स्वस्थ है। मैम, सर ने बच्चे का डीएनए पता करने के लिए कहा है। उन्हें शक है कि यह बच्चा उनका नहीं है। डॉक्टर के ये अल्फाज उसके रोंगटे खड़े कर गए। वो तेजी से बाहर निकली। निमेश शीशे से बाहर देख रहा था। उसकी उंगलियों के बीच में एक सिगरेट दबी थी, जो वो थोड़ी देर बाद अपने मुंह तक ले जाता और फिर बाहर धुएं के रूप में निकाल देता। अनामिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, ये क्या ड्रामा है? डॉक्टर से मेरे बच्चे का डीएनए करने को क्यों कहा? क्या तुम्हें ये यकीन नहीं कि ये बच्चा तुम्हारा है? अनामिका की तरफ उसने सपाट चेहरे से देखा और अपनी आधी बची हुई सिगरेट की खिड़की पर रगड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे जुड़ी किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं है। यह टेस्ट कराकर तुम्हें एक मौका मिल सकता है अपनी अच्छाई साबित करने का। अनामिका ये बेयकीनी से उसे देखा और अपनी आंखों में आंसू भरे वो अपने सर को हाँ में हिलाती हुई बोली, वाओ, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले निमेश। मेरे डीएनए तो कन्फर्म है कि सही निकलेगा, बट तुम्हारा क्या? हाँ, क्या तुम भी अपनी परसाई का सबूत दे सकोगे मुझे? अनामिका के इतने बोलते निमेश ने उसकी गर्दन अपने हाथों से पकड़ ली। तुम मेरे पैरों की धूल भी नहीं हो। मैं क्या कहूँ क्या नहीं, ये तुम्हारे सिर दर्द नहीं है। ओके, गो टू हेल। इतना बोलकर वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। वो अंदर चली गई क्योंकि उसे अपने बच्चे को जायज साबित करना था। आज उसे फिर से एहसास हो रहा था कि क्यों उसने निमेश जैसे इंसान को चाहा जिसे उसकी कद्र ही नहीं। अंशिका की चीख सुनकर वो हड़बड़ा के उठ बैठा। ओह माय गॉड, क्या हुआ तुमको? वो एक पल में उसके करीब पहुंच गया और साइड के बटन दबाकर लाइट ऑन कर दी। अंशिका गुस्से में उसे घूर रही थी, पर सिद्धांत के चेहरे पर उसके लिए फिक्र थी। वो उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? अंशिका को इसका व्यवहार बहुत खटक रहा था। आप पीछे हटेंगे प्लीज, मुझे आपसे ही प्रॉब्लम है। अंशिका ने दांत पीस कर कहा तो सिद्धांत पहले तो मुस्कुरा, पर धीरे धीरे उसकी मुस्कान हंसी में बदल गई। अंशिका जो उसे गुस्से से देख रही थी अब उसकी हंसी में खो गई। उसके खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी। उसे मुस्कुराता देख वो चुप हो गया। तुम्हें रात में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहाँ सोया। अब मुझे क्या पता था कि मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूँ, कहकर वो दोबारा हंसने लगा। इनफ करण, अब बहुत हो गया। मुझे प्रॉब्लम होगी तो भगवान ने आवाज़ दी है मुझे। गूंगी नहीं हूँ मैं, बुला लूँगी आपको। अब आप जाओ प्लीज़। अंशिका की बात सुनकर वो नाव में सर हिलाते हुए बोला, देखो मुझे नींद नहीं आती वहाँ, और अभी कुछ दिनों पहले ही तुमने कहा था कि मैं यहाँ सो जाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने वाला, यहीं सोऊंगा मैं। सिद्धांत उसकी तरफ देखे बगैर बोला। वो दांत पीस कर रह गई। कुछ देर उसकी चौड़ी पीठ को घूरती रही, उसके बाद उठकर वॉशरूम चली गई। सुबह सुबह प्रभा उससे मिलने चली आई थी। उसने इशारे से उससे उन दोनों के बारे में पूछा तो वो कुछ ना पता होने का इशारा करने लगी। अंशिका उदास हो गई। प्रभा ने कहा, छोटे साहब आए हैं विदेश से। छोटे साहब को नहीं जानते? अरे विक्रांत भैया। उसने नाम में सर हिलाया। उसे सच में याद नहीं था कि ये विक्रांत कौन है। उसे तो बस करण के बारे में ही पता था। छोटा वाला विनय था जो बहुत ज़्यादा नटखट था, पर वो छोटा था। जब प्रभा बाहर गई तो कुछ देर बाद सिद्धांत अंदर आया। वो अपना कोई फाइल ढूंढ रहा था। अंशिका ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो बेहद आकर्षक था। उसके चेहरे पर मासूमियत और कठोरता की मिली जुले भाव थे। क्या देख रही हो? उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। वो हड़बड़ा गई। हे भगवान, क्या चारों तरफ कैमरे लगवाया है इसने? इसे कैसे पता कि इसे देख रही हूँ? वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। एक बात पूछनी थी, उसने हिम्मत करके पूछा। हाँ पूछो। वो उसकी तरफ देखने लगा। ये विक्रांत कौन है? मुझे जहाँ तक पता है कि आपका एक ही भाई था, विनय। तो ये विनय का नाम विक्रांत है, जैसा मेरा करण से सिद्धांत। करण और विनय पापा ने रखा था, पर यहाँ पर कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए रानी माँ ने हमारे नाम बदल दिए। सिद्धांत की बातों से वो अचंभित थी, पर यहाँ के हिसाब से तो उनके यही नाम सूट करते थे इन पर। सिद्धांत फाइल लेकर बाहर निकल गया।
रानी माँ से वो अभी भी खपा था, इसलिए उनसे ज़्यादा सामना नहीं हो अपनी हवेली के ऑफिस में ही रहता था। सारे कर्मचारी वहीं रहते थे। बिरबा का डर काफ़ी हद तक कम हो चुका था, इसलिए वो बेझिझक हर जगह घूम रही थी। शाम होती अदालत बैठ जाती थी और गांव के परेशान लोगों की बात सुनी और सुलझाई जाती थी। शाम होती रानी माँ और बाकी पंचायत आकर बैठने लगी। रानी माँ ने आदेश देकर दोनों प्रेमियों को भी बुलाया था। उन दोनों के हाथ पीछे की ओर बंधे थे और दोनों घुटनों के बल बैठे थे। उनके सिर झुके हुए थे। गांव के बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। रानी माँ पूरी शान से आकर बैठी थी। इससे पहले कि पंचायत शुरू होती, सिद्धांत की गंभीर भारी आवाज़ गूंज उठी। सबकी नज़र उसी की तरफ बढ़ गई। वो धूल मिट्टी को अपने कदमों तले रोनता उनके समीप आ पहुंचा और रानी माँ के बगल वाली उच्च अधिकारी वाली कुर्सी पर अपने पूरे आन बान शान से बैठ गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 27। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।